खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश हैं आज की हेडलाइंस। स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। अलवर में शहरी सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। कमीशन पर खाते देकर करोड़ों के साइबर फ्रॉड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। खाद मांगने पर महिला के कपड़े फाड़ किया गंभीर घायल, रायबरेली में सामने आई घटना। और लाइब्रेरी से बालक को जबरन ले जाकर कुकर्म के दोषी को 10 साल की हुई कैद। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया सख्त फैसला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार को अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री खर्रा ने शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उधर पत्रकारों द्वारा नरेश मीणा के अनशन पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका हल हमारे संविधान में नहीं है और सरकार जनता की भलाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि अलवर शहर में जल्दी नई कॉलोनियों की योजना लागू की जाएगी, जिससे आवासीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि वार्डों का परिसीमन पूरा कर लिया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र से ओबीसी के आंकड़े एकत्रित कर रहा है। आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित करने का अधिकार पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। उधर मंदिर माफी जमीन को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कहा कि इन जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवताओं की जमीन देवताओं की है और उससे आमजन की आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की तरह फ्री पट्टा देने की योजना नहीं है। देखिए, विभाग के स्तर पर और राजस्थान सरकार के स्तर पर संबंधित जितने भी काम थे, चाहे नगर निकायों की सीमा विस्तार का मामला हो और चाहे वार्डों के परिसीमन का मामला हो, हम सारे काम पूर्ण कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है और अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने हैं। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र के ओबीसी के आंकड़े हमको उपलब्ध करवा देगा, उसके तुरंत बाद हम आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम रहेगा। तो आरक्षण की लॉटरी निकालकर हम तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर देंगे। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग पर है वो कब चुनाव का समय लग सकता है। देखो, हमारा तो मानना है कि अभी तक उन्होंने जो सूचना हमें दी है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मानना है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आंकड़े एकत्रित करके प्रस्तुत कर देगा। और राज्य निर्वाचन आयोग का भी फिलहाल तो यही कहना है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह तक मतदाता सूची तैयार कर ले। अगर ये दोनों काम दिसंबर के पहले सप्ताह में हो गए तो हम 1 सप्ताह में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को जनवरी माह में चुनाव कराने के लिए अनुरोध कर देंगे। अब वो राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना पड़ेगा कि वो कौन सी तारीख को एक राज्य एक चुनाव के तहत राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए। चेयरमैन का चुनाव सीधा हो गया? अभी तक जो प्रक्रिया है वही है। ये आरक्षण की लॉटरी वाला ये जो सारा काम सिस्टम होगा, इसके बीच में हम दोबारा कभी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें ये विचार का विषय रहेगा। फिलहाल जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति से निर्वाचन कराने का कार्यक्रम। किसी को भी आवेदन करने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की।
और इस अभियान के दौरान एक भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। हाँ, कोई गरीब अनपढ़ व्यक्ति अगर कार्यालय में कैंप में आता है और वो ऑनलाइन आवेदन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, तो हमने हमारे अधिकारियों को पाबंद कर दिया है कि वो उसका आवेदन जो ऑफलाइन वो दे रहा है या मौखिक जो दे रहा है उसको ऑनलाइन कर दे। शहरी सेवा शिविर के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं का आकलन करके उनके निराकरण का प्रयास है और उसके साथ साथ आमजन के सामान्य काम, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे नामांतरण से संबंधित हो, चाहे भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वैवाहिक पंजीयन हो, इस प्रकार के जितने भी काम हैं उनका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मौके पर निस्तारण करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और 17 अक्टूबर तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे जो नियम संगत होंगे उनका यथासंभव इसी शिविर अवधि में निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश 16, 17 अक्टूबर 15, 16, 17 अक्टूबर को बहुत अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन और उनका समय पर निस्तारण नहीं होया, तो हम 17 अक्टूबर के बाद प्रत्येक नगर निकाय से ये सूचना प्राप्त करेंगे कि उनके यहाँ कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रह गए और उस लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर उनको एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि में उन्हें नियमानुसार उन ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। मुफ्त पट्टे देने की कोई योजना नहीं फिलहाल। कारण है उसके पीछे गत कालखंड में जो अभियान चले उसमें 501 रुपए में 10,000 वर्ग मीटर तक के पट्टे जारी होते। 10,000 वर्ग मीटर का अर्थ होता है 1 हेक्टर। 1 हेक्टर को अगर हम आगे बढ़ें तो 4 बीघा पक्की और ग्रामीण भाषा में बात करें तो 10 बीघा कच्ची। किसी भी गरीब या मध्यम वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को पूरे राजस्थान में नहीं दिखा जिसके पास 10,000 वर्ग गज पट्टा लेने का भूमि उपलब्ध रही हो। सारे अपने रसूख वाले मित्र लोगों को फायदा देने के लिए योजना बनी थी। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि जब भी राजस्थान विधानसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, मैंने विपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी विधायकों से वो ये चुनौती भी दी थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पूरे प्रदेश में 5 व्यक्ति मुझे ऐसे बता दें गरीब जिनको 501 रुपए में पट्टा मिला हो। आज तक वो ये भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इतना भारी जो भी कुछ उस कालखंड में हुआ, हम उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। वास्तविक लोगों को जो, क्योंकि गरीब व्यक्ति 50, 60, 70, 100, 125 गज से ऊपर कभी काबिज नहीं रहता है। अब 10-10 हजार वर्ग मीटर एक गरीब आदमी कहाँ से काबिज हो गया। उधर स्वायत्त शासन मंत्री ने नगर विकास, न्यास और नगर निगम में चल रही सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई पात्र लोगों को मौके पर पट्टे भी प्रदान किए और आमजन की समस्याएं सुनी। नगर निगम परिसर में दिव्यांग जन को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। हालांकि सेवा शिविर के दौरान कुछ लोग पट्टों और अन्य मामलों को लेकर परेशान नजर आए। कई लोग वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि वह स्टेट ग्रांट के पट्टे के लिए पिछले 4 साल से नगर निगम में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लीलावती वाइफ ऑफ अशोक कुमार शर्मा, निसोड़ा वाला कुआ, बस स्टैंड डलवा। क्या समस्या है? समस्या स्टेट ग्रांट के पट्टे की समस्या है। 2021 में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक पट्टा जारी नहीं हुआ। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अभी कोई आदेश नहीं है। आप मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी को एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या लगता है आपको जी होगा आपका काम? लगता है आपको? साहब अब देखो क्या होगा। आशा तो यही है कि होना चाहिए काम। 4 साल हो गया अभी 21 से आज 4 साल हो गए सर।
उधर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री खर्रा का अभिनंदन किया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, यूआईटी सचिव स्नेहल नाना धाईगुड़े और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद नगरीय निकाय मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन मंत्री संजय शर्मा संयुक्त रूप से यूआईटी में पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइक्लोन सेल अलवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर फ्रॉड में शामिल एक संदिग्ध खाते को लेकर पोर्टल पर साइबर फ्रॉड की कुल 101 शिकायतें दर्ज हुई थी। इस अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट एवं ऑनलाइन गेमिंग आदि के नाम पर करीब 41 करोड़ की ठगी सामने आई। जांच करने पर पता लगा कि खाता धारक प्रेम पांचाल अलवर के मुल्तान नगर का निवासी है। वहीं फर्म का नाम लक्ष्मी इंटरप्राइजेज ट्रांसपोर्ट नगर पाया गया। जांच में आरोपी प्रेम पांचाल, संजय अरोड़ा सहित अन्य मुलजिमों ने बताया कि वे फर्जी तरीके से सैकड़ों अकाउंट खुलवाकर इन्हें कमीशन पर साइबर ठगों को देते थे। आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर ऐसे सैकड़ों म्यूल अकाउंट बेचना पाया गया। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी कामलेशरण गोपीनाथ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाएगा। आरोपियों से 7 चेकबुक, 19 एटीएम, 6 बैंक पासबुक, 20 मोबाइल और इतने ही सिम कार्ड आदि बरामद हुए हैं। ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत हमने म्यूल अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको USDT और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष SIT का गठन किया है। शरण कामले जी जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरे SIT को हेड करेंगे। जो CEO सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के SHOs वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम इस्टेब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे और जैसे ही एक म्यूल अकाउंट या तो फ्रीज होता या फिर उसकी लिमिट क्रॉस होती तो ये दूसरा म्यूल अकाउंट यूज़ करते और लगातार ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे थे। I4C का जो डेटा हमने एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के लिए चिन्हित किया, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास के फर्जी ट्रांजैक्शन थे। उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो 41 करोड़ की साइबर ठगी की कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जब इन मुलजिमों को उठाया गया, इनके पास में काफ़ी हमें बैंकिंग पासबुक, बैंक की पासबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उसके अलावा फ़ोन में काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। उन सभी एविडेंसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और भविष्य में इस केस के अंदर आगे के जो लिंकेजेस हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने DST टीम और जिले के अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बना करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी मुलजिमों से SIT टीम द्वारा पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और इस केस को मजबूती से केस ऑफिसर स्कीम में ले जा करके इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट का काम लोग ना करें। ऑपरेशन संग्राम में पहले हमने पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ, ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अलावा म्यूल अकाउंट में ये सबसे बड़ी कार्रवाई जिले की है। इनफैक्ट राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक होगी और इसमें श्रीमान DG साहब की तरफ से, ADG साइबर क्राइम साहब की तरफ से, आई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अलवर ज़िले के अंदर हमें अच्छी कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन साइबर संग्राम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्रवाई ये है
और भविष्य में भी लगातार जो टीम है हमारी वो पूरे सभी डेटा को जो I4C से हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं। और इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगा। हमारी टीम ने जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरे डेटा को एनालाइज किया। एडिशनल एसपी रूरल भी इसमें सम्मिलित थी। पूरी टीम ने दिन रात इकट्ठा मेहनत करके इस पूरे केस को डेवलप किया है और भविष्य में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंतिम कड़ी तक हम लोग लेके जाएंगे। अलवर के ग्राम रायबका में शनिवार दोपहर खाद के कट्टे को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते महिला और खाद विक्रेता के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार रायबका निवासी असलम खां अपनी पत्नी हसीना और महिला काली के साथ गांव में स्थित सरकारी खाद बीज की दुकान पर खाद लेने गए थे। आरोप है कि दुकानदार अयूब ने खाद देने से मना कर दिया और पड़ोस की दुकान पर जाकर बैठ गया। जब पीड़ित पक्ष ने कहा कि दुकान और गोदाम में खाद के कट्टे भरे पड़े हैं तो अयूब और इमरान भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। असलम का आरोप है कि अयूब ने उसकी पत्नी हसीना को बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और इमरान ने कपड़े फाड़ दिए। बीच बचाव करने पर दोनों पर लात घूंसों से हमला किया गया। इसी दौरान आरोपियों के परिवारजन हथियार लेकर आ पहुंचे। इन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने पीड़ितों को बचाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ हसीना की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मामला ये है कि हम खाद के लिए 5 दिन से वहाँ पे जा रहे हैं गोदाम पे। हमारा जबकि 5-6 भाइयों का सोसाइटी में हिस्सा है, हमको खाद नहीं दे रहा। 5 दिन से परेशान कर रहा। सुबह आए तो दोपहर को आ जाना, दोपहर को जहाँ शाम को आ जाना। 5 दिन से फिर आज छोटा भैया और 2 महिला गई हैं खाद के लिए, तो वो गए हैं तो उन्हें से भी उन्हें मना किया है। मना करने के बाद भी उन्होंने से मना किया है। फिर उन्होंने थोड़ा वो कहा कि हमको खाद आप क्यों नहीं दे रहे, वजह बता दो। तो उसके ऊपर उनके साथ मारपीट की उन्होंने। लेडीज के जो सर में भी चोट आई है, उसको चांटे मारा सर में। किन किन लोगों ने मारपीट करी है? मारपीट अयूब है, अत्ता है, हमीदा है, इमरान है, जमूरा है, दल्ली है। इन्होंने सब मिलके और भी हैं कुछ लोग उन्होंने जिन्हों को मैं नाम नहीं जान रहा, तो सारों ने मिलके एक साथ इनने लट्ठियों से चांटियों से उसके साथ महिला के साथ बहुत बुरी तरह मारा और उनको बेइज्जत भी किया है। तो वहाँ पर कौन बांट रहा था खाद? ये खाद वहाँ पर अयूब जी बांट रहा है। अयूब कौन है? अयूब अध्यक्ष है कोऑपरेटिव का। लाइब्रेरी से जबरन कमरे पर ले जाकर कुकर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद हुई है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने यह फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि बालक के पिता ने 11 सितंबर 2024 को मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके बेटे को आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथी रास्ते में परेशान करते और दुष्कर्म के लिए दबाव बनाते थे। सचिन लाइब्रेरी से पीड़ित को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कमरे पर ले गया। इसके बाद कुकर्म किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर करीब 60,000 रुपए ब्लैकमेल कर ऐंठ लिए। परेशान होकर पीड़ित ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सचिन शर्मा को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिम सचिन शर्मा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा हमारी न्यायाधीश शिल्पा समीर जी द्वारा सुनाई गई है। मामला ये था कि मालाखेड़ा थाने में 11/9/2024 को पीड़ित के पिता द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी कि उसका बेटा जब कोचिंग के लिए घर से जाया करता था तो रास्ते में सचिन और उसके दोस्त सचिन शर्मा और उसके दोस्त उसे परेशान करते थे और एक दिन उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर सचिन अपने घर ले गया। कमरे पर ले जा करके उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया और उसका फ़ोटो और वीडियो बना लिए। जिन फ़ोटो और वीडियो के आधार पर वो पीड़ित से ब्लैकमेल करके कम से कम 50 से 60,000 रुपये उससे ले लिए। अलवर के हजूरी गेट इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पंखे से नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार मृतक नरेश की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था और वह अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। परिजनों और पड़ोसियों के अनुसार नरेश पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रहा था। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया और जाँच शुरू कर दी है। ये इतला मिली थी कि हजूरी गेट उसमें एक व्यक्ति ने फांसी लगा दी। इसी तरह पर हम पहुँचे मौके पर तो हरिजन हजूरी गेट के पार्क के पास हरिजन बस्ती में नरेश उर्फ सोनू सनोफ सतीश हरिजन उम्र 40 साल लगभग है,
उसने अज्ञात कारणों के चलते हुए अपने निवास पर रस्सी से बांध कर यानी फांसी लगा ली है अज्ञात कारण। किस चीज़ से लगाई है इसने? ये कपड़े का बांधा हुआ था, कोई रुमाल टाइप में, शादी टाइप में। पंखा था क्या? हाँ, ऊपर छत के पंखे से। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट शॉप में चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि काशीराम सर्किल के समीप स्थित दुकान के संचालक ने रिपोर्ट करवाई थी। आरोप था कि चोरों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए के कपड़े चोरी कर लिए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी विनीत, अभिषेक, आकाश और चंदन को दबोच लिया। साथ ही चोरी गया माल भी बरामद कर लिया गया है। इस सफलता में कांस्टेबल मुकेश गुर्जर की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने सुराग जुटाए। कल काशीराम चौराहे से एक प्रवासी है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरी दुकान में करीब 1.5-2 लाख रुपए का चोरी हो गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई अनुसंधान करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो भी सामान चोरी हुआ था उसकी रिकवरी की जा चुकी है। गोंदगढ़ थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। उसे गोंदगढ़ अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां युवक का पिछले 4 दिनों से इलाज चल रहा था। मृतक 35 वर्षीय संजय गोंदगढ़ का निवासी था। परिजन बिशन चंद्र ने बताया कि संजय शराब का सेवन करता था और दिमागी रूप से भी कमजोर था। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। नाम क्या इनका नरेश कुमार था। उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। क्या घटना हुई? घटना क्या, ड्रिंक करने ज्यादा लग गया था लड़का, अपसेट था माइंड से थोड़ा हो गया। तो कल रात को इनकी मम्मी ड्यूटी कोई नहीं थी, माँ और बेटे थे। माँ ही ड्यूटी पे से देखा तो फांसी लगा रखी थी इस बच्चे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी क्रम में अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक के सामने प्रधानमंत्री की जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के संयोजक नरेश गोयल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर आज तक की पूरी जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। 17 दिसंबर को पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप जिला स्तर पर लगाए गए थे। उसके बाद शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। उन शिविर के अंतर्गत आज आदरणीय यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने यूआईटी और नगर परिषद में जाकर उन शिविरों का अवलोकन किया और लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान भी किया। उसके बाद अभी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि वो किस तरह उन्होंने कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर और इस स्थिति में पहुंचे हैं और आज भारत को किस स्थिति में पहुंचाया है। आज विश्व में भारत की स्थिति क्या है ये सबको मालूम है। ये केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है। अलवर केंद्रीय कारागृह में विधिक प्राधिकरण की टीम ने जायजा लिया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश और प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी की अध्यक्षता एवं सचिव मोहनलाल सोनी के निर्देशन में बोर्ड ऑफ विजिटर्स की टीम ने जायजा लिया। इस टीम ने रसोई घर से लेकर बंदियों के वार्डों तक हर पहलू का बारीकी से मुआयना किया। उधर जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने टीम को बताया कि जेल में जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। निरीक्षण के बाद सचिव मोहनलाल सोनी ने बंदियों के लिए विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बंदी को उसकी जाति के आधार पर झाड़ू लगाने या सफाई जैसे कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उधर इस मौके पर कई प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत प्रमुख हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। यह प्रदर्शनी 25 से 27 सितंबर तक सुबह 11 से रात्रि 8 बजे तक मयूर होटल में आयोजित की जा रही है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से इस प्रदर्शनी में भाग लेकर हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। जो सरकार का सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत उद्योग विभाग भी एक्टिविटीज करवा रहा है। तो उसमें हर ज़िले में जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है और उसी के क्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर द्वारा दिनांक 25 सितंबर से और 27 सितंबर तक होटल मयूर में जो जिले के
यूनिक आइटम हैं जो दस्तकार जो बनाते हैं ज़िले के, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक तो वो अपने उत्पाद का डिस्प्ले कर सकेंगे, दूसरा उनको एक मार्केट के रूप में प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। तो इसमें प्रदर्शन और विपणन दोनों गतिविधियाँ होंगी। और इसमें एक जो एग्जीबिशन का आकर्षण जो ODOP प्रोडक्ट है उनकी भी डिस्प्ले किया जाएगा। जो अलवर का ODOP प्रोडक्ट है वो ऑटो कंपोनेंट्स है, तो उसका भी इस दौरान हम डिस्प्ले करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ज़िले के हाथ से अपने दस्तकार काम करते हैं उनके यूनिक आइटम्स हैं, जो उनका देखने के साथ साथ अधिक से अधिक उनका ख़रीदारी भी करें, जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनको एक बाज़ार मिले। और ये जो 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा उसमें हम लोग आएंगे, उनको विभागीय स्कीम की भी जानकारी देंगे। देव पितृ कार्य अमावस्या और सर्व पितृ श्राद्ध रविवार को है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन सूर्य ग्रहण भी है जो भारत में दिखाई नहीं देगा, साथ ही ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि किए जाएंगे। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य अमावस्या कल 21 सितंबर रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी और कल ही सर्वपितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंडदान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। इसी के साथ कल 21 सितंबर रविवार को श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा और 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। शास्त्रोक्त कल दिखाई देने वाला सूर्य ग्रहण साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण है, परंतु यह ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण के निमित्त राजस्थान सहित किसी भी राज्य में सूतक भी नहीं लगेगा। घरों में, मंदिरों में पूजा पाठ यथावत होंगे और कल ही पितरों के निमित्त अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा और गौग्रास निकाल करके पितरों को प्रसन्न करके सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में लेख है, भारत में तो ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, परंतु यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण प्रशांत महासागर आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसलिए भारत देश सहित अलवर में भी इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ग्रहण के निमित्त कोई भी सूतक इत्यादि नहीं लगेंगे। और जो भी पितरों के निमित्त अमावस्या निकाली जाएगी वो कल 21 सितंबर रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी और पितरों से पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके इस बार यह आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष का समापन भी किया जाएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में शनिवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नोडल प्रभारी डॉक्टर विष्णु गोयल ने बताया कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी की स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सही इलाज और जागरूकता से इसे दूर किया जा सकता है। उधर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान सहित अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी में 15 मरीजों को आवश्यक किट वितरित की गई। डॉक्टर गोयल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों में यह संदेश फैलाना है कि कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों से हार मानने की बजाय उनसे डटकर लड़ना जरूरी है। टीबी के पेशेंट्स को निश्चय पोषण किट हमारे सभी सामान्य चिकित्सालय के श्रीमान पीएमओ साहब डॉक्टर सुनील चौहान के निर्देशन में एम IMS सेक्रेटरी एम डॉक्टर के मीणा जी इनके निर्देशन में सभी मरीजों को टीबी के पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। इससे टीबी के मरीजों को एक तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, एक इस बीमारी से लड़ने में इनको एक मदद मिलेगी। पोषण सामग्री देने से मरीज का खुद का एक आत्मसम्मान बढ़ेगा और उसको आगे भविष्य में इस बीमारी से जीतने में मदद मिलेगी।
अलवर में किशनकुंड विकास समिति की ओर से विश्व सफाई दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत किशनकुंड, भूदरकुंड एवं पाराशर हनुमान जी तक साफ सफाई की गई। शर्मा ने अपील किया कि नवरात्रि पर श्रद्धालु कचरा, प्लास्टिक की बोतल एवं पॉलीथीन का इस्तेमाल न करे, इससे वन्य जीव की मृत्यु तक हो सकती है। उधर इस अवसर पर केजी गुप्ता, गौरव अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी, ओम प्रकाश अरोड़ा, अशोक गुप्ता, दिलीप सोनी और अमित छोकर आदि उपस्थित रहे। विश्व सफाई दिवस के अवसर पर पूरे किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने किशनकुंड और आसपास जितना भी क्षेत्र है सब ने सफाई की है और यही हम लोगों से भी कामना करते हैं कि सफाई दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि रोज़ रोज़ जो है अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने का ज़रूर प्रयास करें। हम लोगों ने बहुत शानदार और ऐतिहासिक काम जो किशनकुंड विकास समिति निरंतर करती हुई आ रही है, हमें गौरव है हमारे साथियों पर जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। आज सफाई दिवस पर भी सभी साथियों ने मिलकर यहाँ अहम सफाई का योगदान दिया है। नवरात्र परसों आने वाले हैं, ऐसी स्थिति में हम तमाम ज़िले के लोग, तमाम राजस्थान के लोग यहाँ आएंगे। उनसे भी हम अपील करते हैं कि साफ सफाई का और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें और निश्चित रूप से क्योंकि ये एरिया जो है वन विभाग के में आता है, यहाँ वन्य जीव विचरण करते हैं, तो सभी हमारे जो जितने भी भक्त लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो उनसे अपील करते हैं कि किस तरह के प्लास्टिक के कैरी बैग वगैरह ना लेकर के आएँ, प्लास्टिक की बोतल ना लेकर आएँ क्योंकि इनके से बहुत ज़्यादा हानि जानवरों को पहुँचती है। और इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन से, नगर परिषद के प्रशासन से भी मैं अपील बार बार कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरे नवरात्र परसों आने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भक्त लोगों को रात को आने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि लाइट जल्दी से जल्दी यहाँ लगाई जाए और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के अनुसार अलवर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए श्रेष्ठ कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की वजह से इस दिशा में योजनाएं लागू होने के साथ ही बजट भी मिल रहा है। अग्रवाल ने सुझाव दिया कि अलवर के विकास पर टीम बनाकर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि व्यस्त बाजारों में महिलाओं को टॉयलेट जाने की भी जगह नहीं है। इसके अलावा पटरी पार एरिया में सुविधाओं की कमी है और प्रदूषण भी अधिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलवर शहर में अभी केंद्र सरकार द्वारा एनकैप में और स्वच्छ वायु मिशन में काफ़ी पैसा अलवर के सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से अलवर को मिल पा रहा है। पिछले जब से 2 वर्षों से भूपेंद्र जी का आगमन अलवर में हुआ है, जब से ही ये पैसा बड़ी तादाद में अलवर को मिलने लगा है। उससे पहले तो कभी हमने न तो एनकैप का नाम सुना था और ना ही ये व्यवस्था थी। लेकिन जिस तरह पर ये पैसा लगाया जा रहा है उस संदर्भ में मेरा आदरणीय भूपेंद्र जी से निवेदन है कि अलवर शहर के जो जागरूक लोग हैं, जिस जनता ने आप सबको चुना है, उन लोगों के साथ बैठकर अलवर के विकास के मॉडल पर एक चर्चा की जाए। जिस तरह से घंटाघर से लेकर और आपने स्वच्छ इसमें मिशन में जो पैसा लगाने की बात कही है, 36 करोड़ रुपए खर्च करने की, क्योंकि अभी ये छोटे बाजार हैं, इनमें अभी मूलभूत सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक कि महिलाओं को बाथरूम करने की सुविधा तक नहीं है। और यहाँ से लेकर जो सागर तक का जो आपने 2.5 किलोमीटर का रूट रखा है, उसमें नाइट टूरिज्म के नाम पर 36 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का जो प्लान बना रहा है, और उसमें यूआईटी के कथित अधिकारियों का कहना है कि हमने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली है और इस पर जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। दूसरा, सुबह वायु स्वच्छ वायु मिशन पर कलेक्टर मैडम का भी बयान मैंने पढ़ा जिसमें 20 करोड़ रुपए आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए में अलवर शहर में जो इधर का एरिया है, जो सचिवालय का एरिया है, वहाँ पौधारोपण होगा और वहीं टाइल्स लगाई जाएंगी। मैं कहता हूँ अलवर में पट्टी पार का जो इलाका है, जो मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, और वहीं वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है और वहीं कच्चा एरिया ज्यादा है, वहाँ सघन हरियाली भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि अलवर शहर पटरी पार का इलाका जो महरूम स्थिति में पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में विकास की ज्यादा जरूरत है। मेरा तो आदरणीय भूपेंद्र जी से और भाई संजय शर्मा जी से यही आग्रह है कि अलवर के विकास में जितना पैसा आप लोग ला रहे हो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत दिल से बधाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पैसा सही समर्पित रूप से विकास के
सही अर्थों में सही काम में लगे। इसके लिए एक जन जो शहर के जो जनमानस के जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनके विचार, जिनके मन में ये कल्पना है कि मेरा अलवर राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कैसे बना, मेरा अलवर सब स्वच्छता में सबसे आगे कैसा है, मेरा अलवर वायु स्वच्छता में कैसे आगे बढ़े, किस तरह से हम इंदौर का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे जागरूक लोगों की एक मीटिंग आदरणीय भूपेंद्र जी अपने यहाँ बुलाएं और उसमें अलवर के विकास मॉडल पर चर्चा कर ली जाए कि हमें आगे आगे क्या क्या काम करना है। यदि जनता की भागीदारी से यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, पूरा पैसा सही जगह लगेगा। और यदि अपने ही हिसाब से या अधिकारियों के हिसाब से, अधिकारी तो आज यहाँ है, कलेक्टर मैडम आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। शहर की जनता को भी यहीं रहना है, भूपेंद्र जी को भी यहीं रहना है, संजय शर्मा जी को भी यहीं रहना है। शहर की जनता के साथ मिलकर लिए गए निर्णयों का यदि हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर के लिए वो स्वर्णिम दिन होगा। मेरा यही है, दीपावली पूर्व आदरणीय भूपेंद्र जी या संजय जी एक मीटिंग बुलाएं और जिसमें जिन लोगों को ये समझते हैं शहर के सोच के प्रति अच्छा रखते हैं ऐसे बुलाएं, और जिन व्यापारियों का एरिया उसमें आ रहा है उन व्यापारियों को कम से कम साथ लेके चलें, जिससे हमारी जो मूल जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उन बाजारों को कैसे चौड़ा करना है, कैसे अच्छा बाजार करना है। आज चौड़ी मार्केट की क्या स्थिति है, आज आप खूबसूरत कस्बे चारों तरफ छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, बरंडों में अतिक्रमण है। अच्छा, टूरिज्म के हिसाब से अपन को यातायात की व्यवस्था भी सुधारनी पड़ेगी। सागर तक हम कौन से रास्ते से टूरिस्ट को लेके जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं को देखनी पड़ेगी। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा, पिछले टाइम में जो मैं चेयरमैन था तो हमने कहा कि हम पार्क बनाएंगे, वो तो भगवान जितेंद्र सिंह जी खुद की पैतृक जी के बताइए। उन्होंने उस टाइम जब मैं तो बीजेपी की तरफ से ही चेयरमैन था तो मैंने उसमें प्रयास किया कि कैफेटेरिया बनाने का, तो भगवान साहब ने मना कर दिया, नहीं हमारी जगह इसमें नहीं बना सकते आप। मूसी महाराणा पे भी मतलब वह काम नहीं करने दिया गया। तो इसलिए ऐसी योजना बनाएं जिसको वास्तव में हम लोग गति दे सके। शहर के विकास के लिए जो पैसा आदरणीय भूपेंद्र जी ला रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा लगेगा तो निश्चित रूप से अलवर के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। हाल ही में राजगढ़ में आयोजित 69वीं जिला कराटे प्रतियोगिता में तन्नू कंवर ने 17 वर्ष आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। करणी सेना की ओर से उन्हें प्रतीक चिन्ह और बुके भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर करणी सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर सहित मुकेश सिंह कछवा, स्वरूप सिंह पमार, जितेंद्र सिंह कछवा, दिनेश सिंह जादौन, भारत सिंह नरूका और आनंद सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। समस्त करणी सैनिकों के द्वारा करणी सेना अलवर के हमारे जो सलाहकार हैं श्री स्वरूप सिंह जी पवार साहब, इनकी पौत्री है तन्नू कंवर भाई साहब, इन्होंने हाल ही में अभी राजगढ़ में जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और उस पूरे मुकाबले में इन्होंने 3 प्रतिभागियों के साथ मुकाबला किया और तीनों को ही इन्होंने नॉकआउट हराया। इस खुशी में हम सभी करणी सैनिक आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने बच्ची को आशीर्वाद दिया है, बच्ची का सम्मान किया है। अलवर केशोपज मंडी में रोजाना 6 से लेकर 7,000 बोरी बाजरे की आवक हो रही है। वहीं बाजरे का भाव 2100 से लेकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 2750 रुपए है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार हरियाणा राज्य में समर्थन मूल्य एवं बाजार भाव के बीच के अंतर की राशि सीधे किसान को देने की योजना है। इसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार को भी करनी चाहिए। सर, मंडी में किसान बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं, कितना बाजरा आ रहा है, कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, क्या जानकारी? अलवर कृषि उपज मंडी में जो किसान बाजरा वर्तमान में ला रहा है, मैं कल भी 6-7 हज़ार कट्टे थे और आज भी मैं समझता हूँ कि 6-7 हज़ार कट्टे ही हैं। और भाव 2150 से लेकर 2300 तक के भाव क्वालिटी वाइज है। चूँकि इस बार बारिश लगातार होती रही इसलिए 60 से 70% बाजरा बारिश का भीगा हुआ आ रहा है और जो बढ़िया सफ़ेद बाजरा आ रहे हैं वो कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन उनके भाव किसान को अच्छे मिल रहे हैं। और इस बार हरियाणा सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जो समर्थन मूल्य पर हम बाजरा खरीदते हैं उसकी जगह किसान को भावांतर भाव देंगे, किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मतलब सरकार भी ये चाहती है कि हम तुलाएं फिर बेचें, उसकी जगह किसान का जो वर्तमान भाव और समर्थन मूल्य जो केंद्र द्वारा तय किया हुआ है उसका जो डिफरेंस है वो किसान को उनके खाते में पहुंच जाए, तो उससे एक बिल्कुल सशक्त प्रक्रिया के लिए हरियाणा सरकार को मैं
बधाई दूंगा। अन्य सरकारों को भी ये करना चाहिए, हमारी राजस्थान सरकार को भी इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि किसान का जो समर्थन मूल्य और बाजार भाव का डिफरेंस है उसको वो खातों में बेच दे। तो उससे क्या होगा कि एक जैसे अपने विदेशों में ये पूर्व में सिस्टम चला आ रहा है कि किसी भी तरह की एक रिश्वतखोरी, किसी तरह का बिचौलियापना सब ये समाप्त हो जाएगा। उसमें अपन ये मान लें कि 1 बीघा में इतना औसतन बाजरा पैदा होता है। वर्तमान भाव ये है और सरकार का भाव ये है, उस हिसाब से प्रति बीघा के हिसाब से किसान के सीधे खातों में पहुंच जाए, किसान स्वतंत्र है और उपभोक्ता भी स्वतंत्र है। उपभोक्ता को भी माल अपना सस्ता मिलेगा और किसान को उसमें कोई नुकसान नहीं। सर, आपका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन वो सरकार देती है, वो राज्य सरकारें उन्हें पहले तो खरीदती है, फिर उन्हें गोदामों में भंडारण करती है, फिर कई अधिकांश वर्षों में ये देखा गया है कि उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है और उसके बाद राज्य सरकारों को नुकसान होता है। इसलिए सभी राज्य सरकारें इस प्रक्रिया से बचना चाहती हैं। उस प्रक्रिया के लिए एक स्कीम आई भावांतर। भावांतर मीन्स बाजार भाव और जो सरकार का भाव है उसके बीच में, आज सपोज करें सरकार बाजरे का भाव 2700 रुपया है और वर्तमान में 2300 के भाव है, 400 रुपया 1 बीघा में जितना कुंटल गेहूँ बाजरा होता है वो उसका डिफरेंस उसके खातों में पहुंच जाए। क्योंकि हालांकि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए लग रही है, जब ये गिरदावरी वगैरह सारी ऑनलाइन हो जाएगी तो ये बहुत सरल हो जाएगा। जैसे आज किसान निधि में प्रधानमंत्री योजना के तहत उनके खातों में पैसा पहुंचता है, तो उसमें किसी भी तरह का बिचौलियापना और सीधा उनके खातों में जाने से उनको कहीं धक्के भी नहीं खाने पड़ते, किसी तरह को किसी को एहसान नहीं लेना पड़ता। इसी तरह अगर धीरे धीरे भावांतर योजना चलेगी तो मैं समझता हूँ कि किसान को फायदा होगा और केंद्र और राज्य सरकार का जो उनका उद्देश्य है किसानों को सही भाव दिलाने का, वो पूरा हो जाएगा। अब लगता है कि अगर ये योजना राजस्थान में शुरू करती है सरकार तो किसान सशक्तिकरण होगा। यस, क्योंकि अगर मान लो जो डिफरेंस का नुकसान जो किसान को हो रहा है, चाहे वो बारिश की वजह से हो रहा है, चाहे क्योंकि आज भाव एक किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, विदेशी सारे बाजारों की खपत और आवक के हिसाब से भाव तय होते हैं। तो वर्तमान में जो भाव है और भाव केंद्र का भाव है उसमें डिफरेंस कोई भी राज्य सरकार हो वो उनके खातों में दे दें तो उसमें उनको परेशानी नहीं है। उधर किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन अलवर मंडी में कम दरों पर बाजरा खरीदा जा रहा है। ऐसे में दिन रात मेहनत करने के बावजूद किसानों को लागत के अनुसार फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह राजस्थान में भी बाजरे की सरकारी खरीद की जानी चाहिए। सर, इस बार जिस तरह से बाजरे की पैदा हुई है और किसान जो मंडियों में पहुंचा रहा है, बेच रहा है, लेकिन दाम उनको 2021 रुपये मिल रहे हैं, पहले 1900 रुपये मिल रहे थे, तो समर्थन मूल्य 2750 रुपये है। किसान मजबूरी में अपने बाजरे का भाव मंडी में बेच रहा है, सरकारी खरीद नहीं हो रही है और सस्ते में बाजरा देना पड़ रहा है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा विचार ये है, इंद्रदेव भगवान की कृपा से इस बार एक तो अच्छी बारिश हुई है जो इस फसल के लिए भी और आगे सरसों की फसल जो होगी उसके लिए किसानों को पानी की कमी महसूस कम होगी। नहीं तो अब पिछले 15-20 साल बाद इस बार राजस्थान में और विशेष तौर से अलवर ज़िले में भी अच्छी बारिश हुई है। बाजरे की खरीद के बारे में मेरा विचार ये है कि किसान को बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है। मंडियों में ये जाते हैं, वहाँ ना तो सरकारी खरीद केंद्र खुले हुए हैं, जबकि नियम ये है सहकारिता विभाग का कि हर क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीद केंद्र फसल का होना चाहिए, उसको MST मूल्य पर खरीदना चाहिए। अब अलवर कृषि उपज मंडी में ये हाल है कि 1800 और 1900 रुपये कुंटल में किसान बाजरा बेच के जा रहा है, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 2750 रुपया है। अब किसान को कितना घाटा हो रहा है ये आम आदमी सोचे, जनता सोचे, सरकार सोचे, जबकि डबल इंजन की सरकार है इस समय इस देश में, और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो इनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि किसान कितनी मेहनत से फसल पैदा करता है और फिर उसको बाज़ार में ले जाता है बेचने के लिए, तो उसको क्या मिलता है।
उसके बच्चे भी हैं, उसके घर परिवार भी चलाना होता है। और आजकल इतना खर्चा हो जाता है फसल पैदा करने में कि किसान को ऋण लेना पड़ता है बैंक से, और बैंक का ऋण चुकाना उसके लिए भारी होता है, जिसके कारण उसकी ज़मीन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई गांव में खरीदार नहीं मिलता, क्योंकि आपसी वो रहता है कि भाई मैं किसी अपने भाई की ज़मीन क्यों खरीदूँ। आज स्थिति देश और राज्य में बिगड़ी हुई है। इसको बीजेपी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को तो विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो वैसे तो विधानसभा में बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं और किसानों के बारे में वो कुछ नहीं करते। सर आपको लगता है कि भजनलाल सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके और उस पर सरकारी खरीद करनी चाहिए और किसानों को सरकारी खरीद पर ही बाजरा बेचना चाहिए, सरकार को खरीदना चाहिए? भाई बगल में हमारे हरियाणा में सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ समर्थन मूल्य पे बाजरा खरीदा जा रहा है, वहाँ का किसान फिर भी फायदे में है, लेकिन यहाँ तो किसान बिल्कुल नुकसान में है। और अगर ये स्थिति रही तो जैसे पहले किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुँचा, तो ये राजस्थान में भी पहुँच चुका है। अब राजस्थान का किसान भी आंदोलन करने की सोच रहा है। अगर इन्होंने समय पे खरीद मूल्य 2700 रुपये 50 रुपये क्विंटल नहीं लिए तो ये आंदोलन होगा। और वहीं केशोपंत मंडी में व्यापारी एवं किसान नेता रहे अभय सैनी ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की भारी कमी है। इसके चलते किसान सरसों की फसल बो नहीं पा रहे, लेकिन उनकी इस समस्या को उचित मन से रखा भी नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों के कारण ही अर्थव्यवस्था चलती है और विकास होता है। किसान सरकार बनाने और बिगड़ने का काम भी करते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में यूरिया और खाद की व्यवस्था करनी चाहिए। सर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहे, डीएपी की भारी कमी है और जो सरसों की बुवाई का समय है, किसान परेशान है, क्या कहना चाहिए? जिस चीज का प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को पता हो कि यूरिया की कमी है और किसान परेशान है और उसके बाद भी चौथा स्तंभ चुप बैठा हो, तो ये मान लिया जाता है कि बड़े जो टीवी चैनल हैं वो तो मोदी जी के द्वारा प्रभावित है ही हैं, लेकिन ये भी महसूस होता है कि छोटे जो यूट्यूब चैनल आप जैसे लोग जो आम समस्या को, गरीब को, शोषित को, पीड़ित को, दलित को, किसान को, मझले व्यापारी की बात को सरकार तक पहुंचाते थे, आज वो भी विवश होते नजर आ रहे हैं। खाद की इतनी भारी कमी है जिसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। किसान परेशान है, किसान को उचित समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। सरसों की बुआई सर पर आ गई है, प्याज में खाद डालना है, किसान परेशान है, लेकिन ये निकम्मी, बहरी, गूंगी और किसान विरोधी सरकार कभी भी जिसने किसानों के हित के लिए कार्य करने का प्रयास नहीं किया। इन लोगों के पास केवल जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों ने सत्ता पाने के लिए और तो और व्यक्ति के मत के अधिकार की भी चोरी कर ली है। ऐसी सरकार किसान के बारे में नहीं सोच रही है, जिसका आने वाले समय में इनको एक एक वोट से हिसाब चुकाएंगे और इनको वापस वहीं भेजेंगे जहां थे। ये विपक्ष के ही लोग हैं, इनका विपक्ष में बैठना ही ठीक होगा। सत्ता किसान, गरीब, शोषित, मजदूर, पीड़ित की आएगी और किसानों के हित में काम करेगी, ऐसी आशा रखते हैं। आने वाले समय में अगर खाद का पूरी व्यवस्था नहीं की गई जिले में, तो आप ये तय मान लो कि किसानों का एक बड़ा आंदोलन अलवर में शीघ्र करेंगे और इस भैरी और निकम्मी डबल इंजन सरकार के खिलाफ उसे बताएंगे कि किसान को किस चीज की आवश्यकता है और किस तरह से तुम किसानों का आने वाले समय में दमन करने का प्रयास कर रहे हो। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। सर हमारा टीवी चैनल ATL है, समय समय पर किसानों की समस्याओं को उठाता है, खाद की, बिजली की, पानी की, यहाँ तक कि जो बाजरे का सरकारी खरीद नहीं हो रही उसका भी मुद्दा उठाता है, लगातार उठा रहे हैं, क्या कहना है आपका? ATL का नाम नहीं लिया मैंने, ATL के जैसे, मतलब ATL तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके जैसे जो छोटे चैनल हैं वो बात को सही जगह नहीं रख पा रहे हैं। मैंने ये कहा है, मैं किसी टीवी चैनल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी बात सरकार तक कैसे पहुंचे उसके लिए कई संसाधन है, जिनका एक संसाधन आपका लोकल चैनल भी है। लोकल चैनल लोकल बातों को सरकार तक पहुंचाता रहा है, मैं आशा रखूंगा कि आगे भी पहुंचाता रहेगा।
सर प्रदेश स्तर पर बड़े चैनल है, लेकिन वहाँ जितनी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि प्रदेश के बड़े चैनल या राष्ट्रीय स्तर के चैनल इस मुद्दे को नहीं उठा रहे? ये पूरे प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ कहलाने वाला, जिसे हम आने वाले समय में डिजिटल मोनेटाइज हुआ है, तब से तो ये गुलामी की ओर जाने लगा है। भारत सरकार की विरोधकारी नीतियों का कभी ये चैनल प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। राज्य स्तर के जो चैनल हैं वो केवल अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, गरीब शोषित पीड़ित किसान की बात को नहीं उठाते हैं। मैं तमाम चैनलों से कहना चाहूंगा, तमाम टीवी चैनलों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, किसान की, गरीब की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की, दबे कुचले समाज की बात को अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो आपकी टीआरपी और आपकी व्यवस्थाएं उच्च स्तर पर नहीं जाएगी जिस स्तर पर आप देखना चाहते हैं। किसान अगर जीवित रहेगा, गरीब, शोषित, मजला व्यापारी जीवित रहेगा, तो ये मध्यम वर्ग के टीवी चैनल भी जीवित रहेंगे। अन्यथा हिंदुस्तान में आप लोगों का भी अस्तित्व खत्म होने का खतरा पैदा हो रहा है। आप अपने आप को बचाइए, किसान की बात रखिए, और किसान की बात रखोगे तो आने वाले समय में इन छोटे चैनलों का भी विस्तार होगा। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खाद वितरण किया जा रहा है। लेखा अधिकारी महादेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन डीएपी की भारी कमी है। सहकारी समितियों पर मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं की जा रही है, जबकि निजी दुकानों पर डीएपी उपलब्ध है। शर्मा के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार काफी कम मात्रा में डीएपी मिला है, लेकिन 25 सितंबर तक इसकी आपूर्ति होने की संभावना है। बड़दोमेव में 21 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसका आयोजन श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल समिति और ट्रस्ट एंड केयर द हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। यह शिविर एलजी शोरूम के समीप स्थित फिजियो केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक लगेगा। इस दौरान सभी रक्तवीरों को हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। युवाओं में रक्तदान शिविर को लेकर खासा जोश बना हुआ है। इस कैंप में लगभग 400 यूनिट रक्तदान होने की संभावना है। प्रमुख अधिकारियों ने भी इस कैंप को लेकर उत्साहवर्धन किया है। राम राम जी भाई, मैं आपका अपना भाई सौरभ गुजर, ये अपने जिम की टीम है और 21 तारीख को हमारे बड़ौदा मेव में खूनदान किया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है। और सभी भाई अगर कोई आना चाहता है तो हमारी टीम वहीं तैयार पाएगी। कोई देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। और ये हमारी जिम की टीम है, तो हम 21 तारीख को उधर ही पाएंगे सारे। सुबह 9 बजे से स्टार्ट है, तो सारे भाई सहयोग करें। अलवर की ऊपरी सोनावा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आयोजित होगा। इसके तहत 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उचित पोषण दिया जाना है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई होती है और उन्हें उचित खान पान के बारे में बताया जाता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए विशेष रूप से मतलब ये इसमें उनको गोद भराई होती है, उनको सिखाया जाता है किस तरह से स्वस्थ बच्चा रहे, इसलिए खान पीन का ये ध्यान रखें। इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है और इस तरह विभाग के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ समस्त राज्य में इस माह को अति उत्साह से और पूरे सहयोग से इसका आयोजन करते हैं। जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन नहीं होने के आरोप सामने आए हैं। अलवर पब्लिक स्कूल की छात्रा हार्शवी चौधरी के परिजनों ने चयन समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह छात्रा 4 बार जिले की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल चुकी है और कई बार टीम को जीत दिला चुकी है। परिजनों का कहना है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद 12 खिलाड़ियों का चयन होना था, जो प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। अलवर पब्लिक स्कूल की टीम 30 स्थान पर रही थी और हार्शवी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। उसके बावजूद चयन समिति ने उसका नाम सूची में शामिल नहीं किया। हार्शवी के पिता एवं कोच पुष्पेंद्र चौधरी के अनुसार चयन समिति में अनुभवहीन लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और संबंधित अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है। 10 से और 13 तारीख तक सितंबर तक पीलखाना स्कूल में टूर्नामेंट आयोजित किया गया बास्केटबॉल का 14 वर्षीय छात्रा, जिसमें छात्रा वर्ग में अलवर पब्लिक स्कूल की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। नियमानुसार टूर्नामेंट खत्म होने के 2 दिन बाद तक चयन सूची हाथ में जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने जानबूझकर चयन सूची हमें कल दी है। कल इसलिए दी है कि अगर कोई गलत इन्होंने किया है और जरूर किया है, 3 दिन की छुट्टी होगी गवर्नमेंट की, हम 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। चयन सूची मालूम चला कि हर्षवी सिंह, जो कि टीम की नंबर 1 खिलाड़ी है, अलवर टीम की प्लेइंग 5 की मेंबर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं
पिछले 3 स्टेट खेल चुकी है, डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में प्रथम, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त कर चुकी है। उनका इन्होंने जानबूझकर, मक्खन सिंह गुर्जर जो कि निर्णायक मंडल के चीफ हैं, वो ये योग्यता ही नहीं रखते जिनकी योग्यता इनको वहां पर दी गई है। मेरा अनुरोध है प्रशासन से, हमारे सांसद साहब से, हमारे मंत्री साहब से, संजय जी से, कि वो मुझे न्याय दिलाएं। उस छोटी 7वीं क्लास की बच्ची के साथ क्या ये सही किया है? एक उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खेल के प्रति क्या लगाव होगा उसका। आज जहां हमारे सांसद साहब पूरे अलवर के अंदर मैराथन करवा रहे हैं, सांसद खेल उत्सव प्रतियोगिता में भाग लिया है उसने, वहां भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 11,000 रुपये प्राप्त किए हैं। ऐसी बच्ची के साथ दुर्भावना की जा रही है, जो कि मेरा इच्छा यह है कि उन आदमियों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करके नई जांच कमेटी बिठाई जाए और बच्चों की ट्रायल ली जाए दोबारा से। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। टपोकड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट भुवनेश अग्रवाल के कार्यालय में दिल्ली से आए 2 युवकों ने घुसकर मारपीट की। हमलावरों ने अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए उनके 2 मोबाइल भी छीन लिए, साथ ही लैपटॉप छीनने की कोशिश भी की। बदमाशों ने कहा कि यदि अग्रवाल दिल्ली आकर उनकी शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पीड़ित का कहना है कि घटना के समय मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ने हमला
हमलावरों को रोकने की बजाय खुद बदसलूकी की। घटना की सूचना फैलते ही तनाव का माहौल बन गया। रात करीब 10 बजे बड़ी संख्या में व्यापारी थाने में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए डीएसपी शिवराज सिंह खुद मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को शांत कराया। उधर पीड़ित अग्रवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है। उधर टपुकड़ा थाना अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस किसी फ्रॉड के प्रकरण की पूछताछ के लिए अग्रवाल के पास आई थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। फिलहाल अग्रवाल की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जी सीए साहब, ये बताएं कि कितने बजे का ये घटनाक्रम है, कितने लोग आए और जिन्होंने आते ही क्या कहा, मतलब किस तरह का व्यवहार किया आपके साथ? लगभग 7:30 बजे 2 लोग पहले आकर के बैठे मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पर। मैंने उनको बाहर वेट करने के लिए बोला। जनरल बोलता है कोई क्लाइंट अंदर बैठा था, वो बाहर बैठ गए। फिर 2 दिल्ली पुलिस के साथ लोग आए, उन्होंने बिना वेट किए सीधे कमरे के अंदर आ गए और मेरे साथ गलत तरीके से कि आप इन्वॉल्व हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हो, आप जीएसटी फ्रॉड कर रहे हो, आपकी मेल आईडी डली हुई है, आप लिप्त हो और इस तरीके के आप काम कर रहे हो, आप चलो आपको सीलमपुर थाने लेकर के चलते हैं, वहाँ आपके टिकेंगे तब आप बताओगे, दो करोगे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आपको जो करना है आप विधिक कार्रवाई करवाओ। टपुकड़ा थाने में आप टपुकड़ा थाने से किसी को ले आओ या कहते हो मैं आपके साथ टपुकड़ा थाने चलता हूँ। तो ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाने लगे। फिर मेरे 10 आसपास शोर सुन करके 10-5 लोग आ गए, उन्होंने बचाया। इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, फ़ोन जब्त कर लिए दोनों। फ़ोन को एक्सेस नहीं करने दे रहे थे, मेरा लैपटॉप लेना चाह रहे थे, मेरे ऑफिस से फाइल लेना चाह रहे थे ज़बरदस्ती। इससे पहले आपके पास कोई फ़ोन किसी दिल्ली पुलिस के अधिकारी नहीं, कोई कैसा भी फ़ोन नहीं, सीधा दिल्ली पुलिस मेरे कमरे में आ गई। अच्छा, अभी आपने किन किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, इसमें कौन कौन लोग हैं? इसमें 4 लोग हैं, 2 तो ये भाई है मलिक करके, और जो 2 पुलिस अधिकारी हैं, एक एसआई साहब है और एक पुलिस कांस्टेबल है। उन दोनों के खिलाफ, चारों के खिलाफ मैंने नामजद रिपोर्ट कराई है कि इन्होंने आकर के मुझे ज़बरदस्ती अगवा करने की, मेरे को धमकी देने की कोशिश करी। कोई लीगल पेपर नहीं होते हुए भी इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की और मेरे फ़ोन ले लिए, लैपटॉप लेने की कोशिश। अभी यहाँ के पुलिस प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला है, क्या आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन ने हमको पूरा आश्वासन दिया है। जो दोनों पुलिस के अलावा जो दोनों मुलजिम थे उनको उनके चारों के खिलाफ एफआईआर करके दोनों मुलजिम को तो थाने में अंदर बिठा दिया है इन्होंने, और जो दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए कहा है कि हम थ्रू एसपी आगे मैसेज कन्वे करेंगे और थ्रू एसपी आगे पड़ताल होगी। मालाखेड़ा पंचायत समिति के कैरवाड़ा और सालपुर में शनिवार को ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भू स्वामित्व का आबादी क्षेत्र में पट्टा उपलब्ध करवाना सरकार की प्रमुख योजना है। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके, लेकिन मालाखेड़ा क्षेत्र में यह प्रक्रिया धीमी है। इसके पीछे ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी द्वारा प्रचार प्रसार की कमी की बात कही जा रही है। उधर कैरवाड़ा में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में तहसीलदार वीरेंद्र सहित कई विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। उधर सालपुर में ग्राम सेवा शिविर के दौरान एसडीएम नवज्योति कांवरिया ने योजनाओं से पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं विकास अधिकारी राजबाला मीणा भी उपस्थित रही। अनेक ग्रामीण शिविर में अपनी समस्याएं बताने और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए पहुंचे। नवरात्र के दौरान अलवर शहर के कंपनी बाग में 30 सितंबर को डांडिया महोत्सव होना है। इसके लिए गरबा नृत्य का प्रशिक्षण गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में दिया जा रहा है। मां दुर्गा के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर प्रशिक्षण की शुरुआत की जाती है। सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक समरसता की झलक भी इसमें नजर आती है। यहाँ मौजूद प्रदीप कुमार के अनुसार फाइनल प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग में अनेक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह जूनियर वर्ग में प्रथम आने वाले प्रतिभागी की पढ़ाई का वर्ष भर का खर्च वहन किया जाएगा। वहीं सीनियर वर्ग में प्रथम आने वाले को फैमिली ट्रिप का मौका मिलेगा। एटीएल चैनल इस आयोजन का मीडिया पार्टनर है। मालाखेड़ा में रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व गांधी चौक में भव्य सुंदरकांड पाठ और बल्ली पूजन किया गया। पंडित सौरभ शास्त्री ने बताया कि श्री हनुमान रामलीला मंडल द्वारा इस बार 48वां मंचन हो रहा है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यह दौर चलेगा। वहीं रामलीला मंडल के अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पटेल ने बताया कि प्रभु श्री राम की भूमिका हिमांशु शर्मा, सीता मोनू पंचोली, दशानंद रावण सतीश शर्मा, परशुराम जी अरविंद दीक्षित एवं हास्य व्यंग भूमिका भगवत शर्मा निभाएंगे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के लिए शारदीय नवरात्र 22 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होंगे। इस बार नवरात्र में 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी मनेगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। उधर पंडित सुरेश चंद्र मिश्रा के अनुसार सोमवार को घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाएगी। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन होगा। शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं
जहां प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। घट स्थापना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत मुहूर्त रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है और घट स्थापना के साथ ही यह 9 दिन के नवरात्र हैं, लेकिन इस बार 1 दिन का नवरात्र बढ़ गया है, 10 दिन रहेंगे। और तृतीया को तिथि को माँ चंदन घंटा की पूजा अर्चना की जाएगी और 24 को भी तृतीय नवरात्र माता चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। इसको लेकर ज्योतिष के अनुसार शास्त्री आचार्य और पंडितों ने पूरी जानकारी भी अपने माता के भक्तों को दी है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अलवर से नगर की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर देर रात आकाश में विशेष तरह की रोशनी आकर्षण का केंद्र रही। यहां देर रात्रि करीब 1 बजे जुगरावर बड़ौदा में आकाश में यह चमकती हुई रोशनी रॉकेट की तरह तेजी से चलती दिखाई दी। यहां हाईवे पर रात्रि को कार्य करने वाले मजदूरों ने यह नज़ारा देखा और मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली। रोशनी की यह लकीर काफ़ी स्पष्ट और लंबी थी। इसे खगोलीय घटना बताया जा रहा है। अकबरपुर कस्बे में श्री रामलीला मंडल की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बल्ली पूजन के साथ रामलीला का विधिवत श्री गणेश किया गया। प्रथम दिन नारद मोह की लीला दिखाई जाएगी। इस रामलीला में मदन मोहन शर्मा, हितराम गुप्ता, राहुल शर्मा, नरेश गुप्ता, विजेंद्र और लाला राम शर्मा आदि भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भव्य मंचन करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। इसके लिए 1 माह पहले से तैयारियां आरंभ हो गई थी। इसमें करीब 50 स्थानीय पात्र अपने रोल अदा कर रहे हैं। सर ये क्या है कि रामलीला का प्रचलन हमारे काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग उन्होंने भी इस परंपरा को बखूबी निभाया और उन्हीं को देखकर आज हम तैयार हुए हैं और उन्हीं की भूमिकाओं को हम यहाँ पर अदा करते हैं। बाकी का रामलीला नए सिरे से 4-5 साल बीच में बंद हो गई थी कुछ कारणों से। उसके बाद हमने 5-7 सालों से अब नया युवा जितने भी लड़के हैं रामलीला में उन्होंने ये बीड़ा उठाया था और उसके बाद रामलीला भव्य रामलीला के रूप में एक निखर गया ये सामने। इस रामलीला के कार्यक्रम को काफ़ी सालों से लगभग 60 साल हो गए। 2090 से पहले की रामलीला कार्यक्रम चालू प्रारंभ हुई है और बाहरी कलाकार भी बहुत यहाँ आते हैं। आसपास गांव भी देखने लोग आते हैं। यहाँ की रामलीला का बहुत इतना फेमस है कि आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने लोग भक्त जुड़े हुए हैं, जो यहाँ रामलीला के उत्साहित होती देखने के लिए और काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। बाहर की यहाँ विशाल तरीके का साउंड वगैरह, विशाल कलाकार और यहाँ अकबरपुर के जो रामलीला के जो भक्त प्रेमी हैं वो भी यहाँ के पात्र हैं जो इस कार्यक्रम को पूरी शोभा बनाते हैं। काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। इतनी भीड़ रहती है कि यह भगवान की कृपा ऐसी है कि रामलीला कार्यक्रम हमारे हर साल के भांति बहुत ही अच्छी सुंदर रामलीला का दर्शन दिखाया जाता है। बहुत ही अकबरपुर की फेमस रामलीला है हमारे यहाँ। उमरेण ग्राम पंचायत में रबी पूर्व की कृषक संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को रबी की फसल के बारे में जानकारी दी गई। आत्मा के परियोजना निदेशक राजेंद्र कुमार खंडेलवाल ने मिट्टी परीक्षण के महत्व, भूमि उपचार, फसलों की उन्नत किस्म के चयन और संतुलित उर्वरक प्रबंधन का महत्व बताया। जबकि कृषि सहायक अधिकारी मनोज कुमार जैन ने सौर ऊर्जा पंप, बूंद बूंद सिंचाई तकनीक आदि की जानकारी दी। उप परियोजना निदेशक संदीप शर्मा ने विभिन्न योजनाओं और नरेंद्र शर्मा ने तारबंदी फॉर्म पांड के बारे में अवगत कराया। अलवर जिले के लोक देवता भरतरी धाम में श्राद्ध पक्ष के चलते दर्शन के लिए श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे। ऐसे में यहां सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदारों पर इसका असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में भरतरी बाबा का लक्की मेला आयोजित हुआ था, लेकिन अब श्राद्ध पक्ष के चलते श्रद्धालु सिमट गए हैं। कुछ दुकानदारों ने बताया कि इसके चलते प्रसाद और फल भी नहीं बिक रहे हैं। अकबरपुर में साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बस स्टैंड और मेन मार्केट नटने का 12 पर पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने की जानकारी दी गई। बड़ौदा में जिला स्तरीय अंडर 14 खो खो प्रतियोगिता में खेरली चंद्रावत की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि छात्र वर्ग में टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। कोच और शारीरिक शिक्षक महेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 सितंबर तक मंजप्ता मिडिल स्कूल में आयोजित हुई थी। वहीं विद्यालय की छात्राओं ने अंडर 19 वर्ग में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के आधार पर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए कुल 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लालजी राम मीणा आदि उपस्थित रहे।
नौगांवा नगर पालिका में शुक्रवार रात उद्घाटन समारोह के साथ 41वीं रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। श्री राम कला मंच द्वारा रामलीला बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में करवाई जा रही है। इस मौके पर विधि विधान से गणपति एवं रामायण की पूजा अर्चना कराई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपाल सिंह छोंकर रहे। इस मौके पर लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान अविनाश झा, मदन गोपाल, कपिल अरोड़ा, नेमी जांगड़, तुषार सोनी और तेज सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। पहले दिन नारद मोहन लीला का भव्य मंचन किया गया। खैरतल में आनंद नगर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय महिला की लाश पंखे से लटकी मिली है। मकान मालिक ने बताया कि मृतका सीमा का पति शाहरुख खान शहर की कंपनी में कार्य करता है। मूल रूप से यह महिला मध्य प्रदेश की निवासी है। पुलिस को शक है कि मृतक का पति मौके से फरार हो गया। तिजारा में श्री रामलीला रंगमंच पर गणेश पूजन के साथ नारद मोह की लीला का मंचन हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मंगतूराम सैनी के नेतृत्व में पंडित रामोदास शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ गणेश पूजन किया गया। निदेशक ठाकुर सिंह पालीवाल और हरिओम सैनी के निर्देशन में इस दौरान अनेक प्रसंग दिखाए गए। कथावाचक टेकचंद शर्मा द्वारा रामायण का वाचन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज गणेश पूजा के बाद में नारद मोह का प्रसंग किया गया, जिसमें टेकचंद द्वारा रामायण का वाचन किया गया। कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रैनी कस्बे में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की बैठक बुलाई गई। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी यहां पहुंचे। यहां पीसीसी के कोऑर्डिनेटर सागर महावर, विधायक मांगीलाल मीणा और ब्लॉक अध्यक्ष शिव सहाय मीणा आदि उपस्थित रहे। उधर ग्राम पंचायत बेलाका सहित मेहताब सिंह का नौरा में भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मिश्रा और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सर, शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिस तरह से शहर में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रखा है, हस्ताक्षर अभियान, शहर में कई जगह आपने मीटिंग की है, किस तरह का रेस्पॉन्स है और क्या कहना चाहेंगे आप जिलाध्यक्ष पार्टी? देखिए, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, अलवर में हम हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार राहुल जी की इस मुहिम को जनजागरण अभियान बना रहे हैं। अलवर जिले की हमने एक बड़ी मीटिंग करी है। वहाँ हमारे सभी जिले के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक प्रत्याशी, प्रधान, चेयरमैन, डीसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षगण, पीसीसी मेंबर, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी को हमने वहाँ बुलाया था। सभी के हमने हस्ताक्षर करवाए हैं और सभी को टारगेट दिया है कि जो डीसीसी का, बीसीसी का जो पदाधिकारी है, मिनिमम 100 हस्ताक्षर कराएगा और हर ब्लॉक पर कम से कम 5000, एक विधानसभा में मिनिमम 10,000 हस्ताक्षर हम लोग कराएंगे। ऐसा हमारे नेता माननीय भंवर साहब का निर्देश है कि जो राहुल जी ने ये मुहिम छेड़ी है, इसको अपन को अलवर में सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर करा के जनता का जनजागरण अभियान बना के राहुल जी को मजबूत करना है। देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो वोट चोरी की कहानी हकीकत है, उसको बताना है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का पता आम आदमी को लग सके और ऐसे धूर्त लोगों को सत्ता से हटाया जा सके। सर, अलवर शहर में कहाँ आप अभियान को? अलवर शहर में अभी तक हमने शुरुआत कर दी थी। हमने परसों अग्रसेन चौराहे पर सब्जी मंडी गेट के सामने हमने आम जन के हस्ताक्षर कराए, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे दोनों अध्यक्ष प्रीतम महेंद्र रफ्तार, जेडी आर्यन और यहाँ के शहर के सारे वरिष्ठ जनों को हमने इनवाइट किया। सबने उसमें मजबूती से भाग भी लिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है और मैं दोनों को, जो कि अध्यक्षों ने अच्छा काम किया। उसमें लगभग 2200 हस्ताक्षर कराए। उसके बाद कल हमने यहाँ बेला का ग्राम पंचायत अलवर शहर विधानसभा में, वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान कराया। फिर शाम को हमने मेहताब सिंह का नौरे पे वार्ड नंबर 8 में कराया और अब इस धीरे धीरे इस मुहिम को हम एक बड़ा रूप देते जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर हम अलवर जिले से करा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और AICC को भेजें, हमारे नेता राहुल जी का हाथ मजबूत करें। तो शहर के सभी वार्डों में और पंचायतों में क्या इस तरह की सस्ता अभी हम हर मंडल पे करेंगे। मंडल पे होने के बाद फिर हम हर वार्ड में जाएंगे और हर वार्ड से हर बूथ पे जाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की असलियत आम जन को हम वहाँ जाके बता रहे हैं, क्योंकि अलवर शहर, अलवर जो लोकसभा है, इसका सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से बनाया है
अकेले अलवर शहर में 52,000 से पार्टी आ रही, जबकि उससे 6 महीने पहले 9,000 से मात्र आ रही थी। तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ तो है। उसकी भी हमारी पार्टी के निर्देशानुसार AIC के हमारे पदाधिकारी ये सब सर्वे में लग रहे हैं। DCC पूरी उनके साथ है और बहुत जल्दी हम हमारे नेता राहुल जी को, भंवर साहब को, इनकी वोट चोरी की असलियत विद प्रमाण के हम बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, भ्रम फैला रहे हैं और झूठ और भ्रम के आधार पर भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो पहले दिन से, जिस दिन से पैदा हुई है ना, झूठ बोलने का काम है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे वीर, जो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जो कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, उनकी चीज़ों को भूल गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने संपन्न परिवार के होते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लगभग 11 साल जेलों में रहे। बीजेपी का कोई नेता रहा है क्या कभी? ये जो बात करते हैं इन लोगों ने करी है मुखबरी, बीजेपी वालों ने। माननीय इंदिरा गांधी जी ने, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, कहते हैं राहुल जी पर ऐब लगाते हैं कि पाकिस्तान के समर्थक है। राहुल जी की दादी थी इंदिरा जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी नवाज शरीफ के यहाँ बिना इनवाइट किए बिरयानी खाने जा रहे हैं, कभी उनको जन्मदिन की वो देने जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये डाउट है इस देश को जिस दिन मोदी जी की हकीकत पता लगेगी तो इनका बनेगा क्या। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान से खुद मोदी जी मिले हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, हमारे 20 लोगों को वहाँ मार दिया कश्मीर में, और इन लोगों ने, हम युद्ध जीत रहे थे, हम सब काम कर रहे थे, हमारी सेना ने मोर्चा मजबूती से संभाल रखा था और इन्होंने ट्रंप से सीज फायर करवा दिया। शर्म आनी चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है, उसके युद्ध रोकने के फैसले अमेरिका कर रहा है। इससे बड़ी डूब के मरने की बात क्यों? इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब वहाँ के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के ने कहा था कि मैं 7वां बेड़ा लेके आ रहा हूँ। इंदिरा जी तो 7 वाला चाहे 70 वाला, मेरे देश के फैसलों में मैं दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये श्रीमान जी के फैसले ट्रंप कर रहे हैं और ये राहुल जी को झूठ बोलने की बात कर रहे थे। राहुल जी की देशभक्ति पर ये लोग प्रशंसा चिन्ह उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल जी जैसा ईमानदार, देशभक्त, राष्ट्रभक्त और सच्चा और अच्छा नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल जी के पासंग में 2% भी हो देशभक्ति में तो भाई साहब ये देश के सीधे दिन आ जाए। इन्होंने तो जुमलेबाजी, झूठ, नफरत, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, वोट चोरी करना, ये सीखा है। सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अलवर सांसद और मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 21 सितंबर को सुबह 6 बजे नमो युवा मैराथन में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री यादव ने इसमें अधिक से अधिक युवाओं से भाग लेने का आह्वान किया है। यह मैराथन शहीद स्मारक कंपनी बाग से शुरू होकर प्रताप ऑडिटोरियम पर संपन्न होगी। अलवर के मेरे युवा साथियों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं 21 सितंबर सुबह 5 बजे कंपनी बाग के पास शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक नमो विकास मैराथन में भाग लेने के लिए। नमो विकास मैराथन विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, नशा मुक्त भारत के लिए और स्वदेशी भारत के लिए की जा रही है। आइए युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस नमो मैराथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के लिए दौड़े। जो हिट है वो फिट है। नमस्कार। भाजपा केशव मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 200 फीट बाईपास पर रक्तदान शिविर लगाया। इसमें 31 यूनिट रक्तदान किया गया। मंडल अध्यक्ष महेश निहलवानी एवं शिविर संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़े में कई गतिविधियां की जा रही हैं। इसी क्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखो, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम कर रही है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 75 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा पखवाड़ा चल रहा है
और आज यहाँ पर फ्रेंड्स गार्डन में श्री केशव मंडल की समस्त टीम और आमजन के सहयोग से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मेरा तो ये निवेदन है आमजन को जहाँ भी रक्तदान शिविर लगता है वहाँ जाकर उस रक्तदान शिविर में रक्तदान करना चाहिए। ये आमजन के काम आता है। जिस आदमी के जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है उसको रक्त मिलता नहीं है तो उसको रक्त की अहमियत पता है। और मेरे द्वारा तो लगातार प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है। आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का था सेवा पखवाड़े के अंतर्गत श्री केशव मंडल की समस्त टीम ने यहाँ रक्तदान शिविर लगाया और इस शिविर में हमारा लक्ष्य तो काफ़ी था, बाकी 31 यूनिट रक्तदान हुआ है। आज फ्रेंड्स गार्डन में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। ये रक्तदान का शिविर का आयोजन श्री केशव मंडल भारतीय जनता पार्टी शहर अलवर की तरफ से किया गया है। इसके अध्यक्ष हमारे भाई महेश निहालवानी जी अध्यक्ष हैं। इनके सौजन्य से, इनके देखरेख में ये रक्तदान शिविर हुआ है। इसमें सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भरपूर सहयोग दिया है। सभी ने आकर इसमें रक्तदान में अपने अपने सहयोग दिया है और 31 यूनिट रक्तदान शिविर में रक्तदान हुआ है। और इसमें हमारी जो रक्तदान शिविर की जो टीम थी उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया है। और इसमें हमारे वन एवं परिवार मंत्री संजय शर्मा जी ने आकर सभी रक्तदाताओं को आशीर्वाद के रूप में अपना आकर के आशीर्वाद दिया है और इसी प्रकार रक्तदान शिविर लगते रहें। मैं तो जनता से आह्वान करूंगा कि इसी प्रकार के रक्तदान शिविरों में अपना अपना सहयोग दें, क्योंकि रक्त की सबको ज़रूरत होती है और रक्त ही जीवन है। हर व्यक्ति के काम आने वाला है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश शर्मा, श्री केशव मंडल संयोजक। अलवर में अंबेडकर नगर स्थित श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति पर रविवार को निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा। समिति अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज एवं कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन सीताराम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओम आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सालय गुरुग्राम के डॉक्टर भारत भूषण नेत्र एवं सेरेब्रल पॉल्सी के रोगियों को परामर्श देंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। अलवर में शहरी सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। कमीशन पर खाते देकर करोड़ों के साइबर फ्रॉड का हुआ खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। खाद मांगने पर महिला के कपड़े फाड़ किया गंभीर घायल। रायबका में सामने आई घटना। और लाइब्रेरी से बालक को जबरन ले जाकर कुकर्म के दोषी को 10 साल की हुई कैद। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया सख्त फैसला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।